है जो भाषाई उपकरण होते हैं उनका सहज नएपन के साथ उपयोग करने वाले कवियों में शुमार हैं। अगर हम बिंब की बात करें तो बिंब जो है कविता में ऐसे बिंबों का इस्तेमाल जो न सिर्फ कविता की अर्थवत्ता को बढ़ाए बल्कि उसमें ताजगी का एहसास भी पैदा करे। ये रघुवीर सहाय की कविताओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ दरअसल वो नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता में खुद में भी एक आग्रह था नएपन का, वो चाहे कथ्य के स्तर पे हो, भाषा के स्तर पे हो, बिंबों, प्रतीकों और तमाम भाषाई उपकरणों के स्तर पे हो। तो उस लिहाज से अगर हम रघुवीर सहाय की कविता को देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये नयापन अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ दिखता है। तो उसको जो है अच्छा, एक चीज़ और भी है कि नई कविता पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि इसके बिंब इतने अपरिचित और संकुल हैं कि संवेदना की अभिव्यक्ति को कुंठित कर देते हैं। कोट कर रही हूँ, जैसा कि नए कवियों की समय समय पर की गई काव्य संबंधी घोषणाओं से विदित होता है कि उनके लिए नए भावों को पुराने बिंबों के सहारे व्यक्त करना संभव नहीं है। नई अर्थवत्ता नए भावों को नए प्रतीकों, नए उपमानों और बिंबों के सहारे ही व्यक्त किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि कहीं ना कहीं नई कविता का एक सूत्र थी। तो उस सूत्र पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये जो आरोप है कि मतलब नयापन है जो कि लेकिन संप्रेषणीयता में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि नएपन की वजह से जो संप्रेषित नहीं हो पा रहे हैं बिंब, ऐसा ये चीज़ जो है रघुवीर सहाय की कविता में नहीं दिखती है। आप देखते हैं कि मतलब नए बिंबों का भी वो इसी तरीके से प्रयोग करते हैं और जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि चूँकि जो कविता है रघुवीर सहाय की का जो कवि व्यक्तित्व है वो सचेत है इस बात के लिए कि पाठक तक उसकी बात पहुँचे और पाठक तक वही पहुँचे जो वो कह रहा है। तो ये जो सचेत प्रयास है वो इनकी कविताओं को बचा ले जाता है इस दिक्कत से। उदाहरण ले सकते हैं, दूसरा सप्तक की वसंत कविता है। उजड़ी डालों के अस्थि जाल से छन कर भू पर गिरी धूप, लहलही फुनगियों के छत्रों पर ठहर गई अब। ऐसा हरा रुपहला जादू बनकर जैसे नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना। ये आप देखेंगे कि ये जो ऊपर की 3 पंक्तियां हैं, जो 3 दृश्य बन रहे हैं, उन दृश्यों की जो समानता ये दिखाते हैं। नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना, ये जो समानता है वो ये जो बिंब बन रहा है पूरा उसको पाठकों के लिए ग्राह्य बना देती है। जो वो नीड़ बसे पंछी को लगने वाला टोना से जो समानता दिखा रहे हैं ऊपर की 3 पंक्तियों का। तो आप देखेंगे कि इनके यहाँ बिंबों की नवीनता और पाठकीय ग्राह्यता दोनों का बहुत बेहतरीन सामंजस्य आपको दिखता है। ऐसा नहीं कि वो नवीनता के आग्रह के कारण उसको असंप्रेषणीय बना दे रहे हैं अपनी कविता को, ऐसा रघुवीर सहाय की कविता में नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो कविता की जो भाषा का जो रचाव है इनके यहाँ, वहाँ पे उन्होंने वर्णन और बिंब के भेद को भी मिटाया है। जाहिर है वर्णन जो है वो क्या कहते हैं, जो किसी कविता का जो है प्रस्तुत कथन होता है और जो बिंब है वो अप्रस्तुत विधान होता है। तो इनके यहाँ लेकिन वो प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच का जो की दूरी है वो खत्म होती सी दिखती है। आप देखेंगे, कोट कर रही हूँ कि रचनात्मक स्तर पर बिंब विधान के कुछ नए रूप यूँ रघुवीर सहाय की कविताओं में विकसित हुए हैं। अपनी भाषा के रचाव में उन्होंने वर्णन और बिंब के भेद को क्रमशः मिटाया है। कविता की भाषा को सही अर्थ में बोलचाल और अखबार की भाषा से संबद्ध करने में वर्णन और बिंब का अंतर डूब जाए, यह स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया में सामान्य भाषा की रचनात्मक क्षमता का बिल्कुल नया और प्रीतिकर एहसास कवि के प्रथम महत्वपूर्ण संकलन आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं में मिलता है। और ये कविताएं चाहे राजनीति के क्षेत्र की हों या उनके अनुभव क्षेत्र से संबद्ध हो या फिर प्रेम के अनुभव क्षेत्र से, तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से उदाहरण अब लेके समझाऊंगी कि कैसे वो वर्णन और बिंब का भेद मिटा रहे हैं, कि बीच का भेद मिटा रहे हैं। कविता है मेरा प्रतिनिधि। सिंहासन ऊंचा है, सभाध्यक्ष छोटा है, अगणित पिताओं के एक परिवार के मुँह बाए बैठे हैं लड़के सरकार के, लूले काने बहरे विविध प्रकार के,
हल्की सी दुर्गंध से भर गया है सभा कक्ष। ये मेरा प्रतिनिधि कविता है। और दूसरी कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। एक गरीबी ऊबी पीली रोशनी बीबी, रोशनी धुंध जाला यमन, हारमोनियम अदृश्य, डब्बा बंद शोर, गाती गला भीच आकाशवाणी, अंत में टड़ंग। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो कविताएं मैंने ली हैं उसमें पहला जो उदाहरण मैंने लिया वहाँ पे एक सामान्य सभा कक्ष का वर्णन भी है और एक विशिष्ट सभा कक्ष का बिंब भी वो बनाता है। और दूसरा जो अभी आत्महत्या के विरुद्ध जो से कविता ली, वो वहाँ पे जो निम्न मध्य वर्गीय गृहस्थी का चित्रण है, गृहस्थ जीवन का चित्रण है, जो एक छोटे से कमरे का जहाँ पे वर्णन हो रहा है और छोटे से कमरे का वर्णन है और ऐसे न जाने कितने ही कमरों का वो के लिए वो बिंब के रूप में सक्रिय हो जाता है। तो ये जो इनका भाषाई कौशल है रघुवीर सहाय का, जो कि बिंब और वर्णन के भेद को भी मिटा रहा है, ये भी एक नए तरीके का एक अपने आप में का प्रयास है, जो कि कविता को जो है एक नई अर्थवत्ता से लैस करता है। और दरअसल ये जो प्रक्रिया है, जो दूरी के घटने की, इन दोनों बिंब और वर्णन वाली जो बात मैं कर रही हूँ, उसके बीच की दूरी के घटने का जो एक बेहद इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर कहेंगे हम, वो है उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। तो अपनी जो इनकी विशिष्टता है, उसको जो जाहिर कौशल भी है, उसको ये अपनी सृजनात्मकता के बेहतरीन उपयोग के लिए जो है अपने मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इनके यहाँ वर्णन और जो बिंब है वो प्रजातांत्रिक और कोट कर रही हूँ कि वर्णन और बिंब प्रजातांत्रिक और विशिष्ट को एक साथ समोने में रघुवीर सहाय की कविताओं का रूप साधारण अर्थ और अनुभव को विराटता देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से हिंदी काव्य का इतिहास। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से कविताएं जो हैं वो कविताओं का लोकतांत्रिक होते जाना, मतलब ये कि जो तमाम खांचे बनाए गए हैं कविता को समझने के या लिखने के, उन खांचों को एक तो नई कविता का खुद भी एक आग्रह था कि वो वहाँ पे नयापन हो तमाम चीज़ों में, लेकिन आप देखेंगे कि इनके यहाँ रघुवीर सहाय की विशेषता ये है कि वो उन तमाम खांचों को भी कहीं ना कहीं वो मर्ज होते जाते हैं, वो खांचे एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनके सम्मिलन से एक नई तरह की जो नया तरह का जो एक फॉर्म के स्तर पे, चूँकि भाषा पे बात हो रही है, एक नया फॉर्म जो कविताओं का उभर के आता है, इनकी कविताओं का, वो रघुवीर सहाय की पहचान बनता है। और ये पहचान जाहिर है कि रघुवीर सहाय की बोलचाल की भाषा के कारण संभव हो पाता है। इस तरीके से हम देखें रघुवीर सहाय की भाषा का निष्कर्ष अगर निकालने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जो इनकी कविता का जो नयापन है उसको वो अपनी भाषाई विशिष्टता से इतना एक अलग मुकाम तक पहुंचाते हैं और एक अलग ही पहचान कायम होती है, मतलब उनकी न सिर्फ रघुवीर सहाय की बल्कि उनकी भाषा की। हम देखते हैं कि पत्रकारिता से उनका जो जुड़ाव रहा है उसकी वजह से जो उनकी काव्य भाषा है उस काव्य भाषा और पत्रकारिता के दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है या दोनों के बीच की जो दूरी कम हुई है वो एक विशिष्ट मतलब विशेषता के तौर पे या विशिष्टता कह लें उसको के तौर पर रघुवीर सहाय की काव्य भाषा में उभर कर आती है। आप देखेंगे कि जो मध्यवर्गीय जीवन है, मध्यवर्गीय जीवन के मतलब विसंगतियों का बहुत ही संश्लिष्ट जो चित्र है वो बहुत ही सहज बोलचाल की भाषा में इनकी कविताओं में संभव हो पाया है, क्योंकि उस जो ये था मध्य जीवन की जो विसंगति है, जाहिर है कि उन तकलीफ़ों को अगर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं या सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कविता के संप्रेषण के लिहाज से, और वो रघुवीर सहाय के यहाँ दिखता है।
कोट कर रही हूँ रमेश चंद्र शाह को। वो कहते हैं कि समकालीन यथार्थ के बीचों बीच अपनी कविता को प्रतिष्ठित करने के लिए रघुवीर सहाय ने अपनी भाषा में नाटकीय गुणों का समावेश किया है। उनकी कविताओं में यह नाटकीयता आई है। वास्तविक घटनाओं, यहाँ तक कि प्रचलित नामों और संस्थाओं के व्यंजनात्मक उपयोग द्वारा औसत मानसिकता में आसानी से उभर सकने वाली सामयिक हलचलों, सनसनी खेज के समावेश द्वारा औसत आदमी की मुद्राओं, उत्तेजनाओं, यहाँ तक कि उसकी वल्गैरिटीज़ के भी निसंकोच उपयोग द्वारा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कविता के जो काव्य भाषा के जो तमाम उपादान हैं उसका उपयोग रघुवीर सहाय अपनी कविताओं में करते हैं, सचेत रूप से भी करते हैं। और जो जीवन है, इनको माना जाता है कि इनकी कविताएं जो है नगरीय जीवन को ज़्यादा फोकस करती हैं। तो उस नगरीय जीवन का जो संश्लिष्टता है, उस संश्लिष्टता को वो बोलचाल की भाषा के माध्यम से इतना सहज बना देते हैं कि जो पाठक है वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो दरअसल नई कविता के एक रूप पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के रूप में रघुवीर सहाय अपना एक विशेष या अलग स्थान रखते हैं। और उनकी कविता का ये बहुत महत्वपूर्ण, उनकी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जानी चाहिए कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को प्रतिष्ठित करने की कविता में कोशिश की है। तो इस लिहाज से रघुवीर सहाय की काव्य भाषा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।